पूरे पाकिस्तान में इस साल इंशाल्लाह 1 लाख लैपटॉप बांटे जाएंगे। पिछले 10 सालों में जो 74 अरब के कर्जे दिए गए थे, आसान कर्जे दिए गए थे बच्चों को कारोबार करने के लिए, सिर्फ इन 5 महीनों में, और हम इसको शहबाज स्पीड बोलते हैं अपने दफ्तर में, हमने 30 अरब रुपए के कर्जे दिए हैं तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों को। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो हम प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला यूथ पैकेज लेके आते हैं और स्पेशल इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं और उसको इतनी अहमियत दी जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर वो डिपार्टमेंट और दफ्तर कायम किया जाता है जो कि डायरेक्टली वजीर आजम को रिपोर्ट करता है। 2013 में जनाब स्पीकर, जिस बच्चे से मैं आज मुखातिब हूं, जो आज 18 साल का होके वोट डालेगा, या वो 2013 में 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल का बच्चा, उसको शायद उस वक्त के हालात याद भी ना हो। जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने ये मनसब संभाला तो इस मुल्क में 20 से 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी। हर साल 1000 से जायद दहशतगर्दी के कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटैक होता था। इंफ्रास्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन था, गैस आती नहीं थी, इंडस्ट्री बंद थी। वो आज मैं उस 8, 9, 10 साल के बच्चे से मुखातिब हूं जो 2013 में इस उम्र का था और आज इस साल या अगले साल वोट डालेगा, कि उस वक्त ये हालात थे। और 4 सालों में जब उन्होंने होश संभाला, इन बच्चों ने होश संभाला, तो इस मुल्क में ना लोड शेडिंग थी, ना दहशतगर्दी थी। रोड्स, मोटरवेज का ऐसा जाल बिछाया गया था कि वो सफर जो इस्लामाबाद से बहावलपुर 11 घंटे में होता था, आज 6 घंटे में होता है। सवात जो हम 8 घंटे में पहुंचते थे, आज 3 घंटे में पहुंचते हैं। तो ये सारी चीजों में उन्होंने होश संभाला। मैं थोड़ा सा उनको इसलिए ये याद कराना चाहूंगी या बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान जो है वो इन 4-5 सालों में किस तरह एक बेहतरीन अंदाज में मुआशी बदहाली से बाहर निकला और 2018 में हमने ये तमाम मसाइल हल कर दिए थे। इसके बावजूद कि 2014 में जैसे ही हमने 13 में हुकूमत संभाली, 14 में यहां पे बाहर आप भी मौजूद थे, एक धरने की शक्ल में मजमा लगाया गया जो कि वहां से सफर शुरू हुआ नफरत की सियासत का, इंतकाम की सियासत का, इंतशार की सियासत का। तो वही बच्चा जिससे मैं आज मुखातिब हूं, उसने इस सियासत में आंख खोली। उसने अपनी लीडरशिप को कंटेनर पे खड़े होके सकाफत का मजाक उड़ाते देखा, बुजुर्ग का मजाक उड़ाते देखा, गाली देते सुना। ऐसे ऐसे कलमात कही गए उस कंटेनर से कि टीवी को बैन करने पड़े। उस टाइम पे कहा जाता था कि पेरेंटल गाइडेंस के अंडर जो है ये धरने की लाइव टेलीकास्ट जो 24 घंटे होता था उसको किया जाए। वो बच्चा जब आज इस इतनी नफरत, इतने इंतशार की सियासत में बड़ा हुआ और उसकी जो पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग है, सोशल कल्चरल अपब्रिंगिंग है, वो इन हालात में हुई, तो आज का अगर आप सियासी माहौल देखें तो जो हमें एक पोलैरिटी नजर आती है, एक सियासी हो, मजहबी हो, वो हमारी एथनिक हो, लिंग्विस्टिक हो, वो एक इंतहा पे हमने देखी। इस सारी चीज को टैकल करने के लिए जो यूथ प्रोग्राम था वो साथ साथ चलता रहा, बच्चों को हम इंगेज करते रहे। 2013 से 18 में बिजनेस लोन्स दिए गए, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए गए, कर्जे हसना जिसको हम कहते थे, स्कॉलरशिप्स दी गई। हर साल 1 लाख बच्चे को स्किल सिखाया जाता था, 1 लाख लैपटॉप बांटा जाता था। ये हमारी वो कोशिशें थी कि ये जो बच्चे हैं इनको हम किसी ना किसी तरह एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें और इनको सीधे राह पे, एक उम्मीद की राह पे चलाते रहें। इससे भी पहले पंजाब में जो है वो लैपटॉप्स दिए जा रहे थे, और अगर मैं आपको कलेक्टिवली बताऊं, अभी लैपटॉप्स की बात भी हो रही थी,
तो हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान ने मिलकर तकरीबन 10 लाख बच्चों को, हाई अचीवर बच्चों को लैपटॉप्स बांटे। और जब कोविड आया 2019 में, 20 में, 21 में, तो उन्हीं लैपटॉप से इन बच्चों ने घर से पढ़ाई भी की, तालीम भी हासिल की, वर्क फ्रॉम होम किया। उन्हीं लैपटॉप से इन बच्चों ने जो है वो अपना रोजगार कमाया। हम जो आज कहते हैं पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट अमेजॉन रीसेलर है, ये सारा जो एक मोमेंटम है ये उसी इनेबलिंग एनवायरनमेंट का नतीजा है और इसाक डार साहब की 2016-17 की पॉलिसी का नतीजा है, जिसमें उन्होंने इन तमाम चीजों की मैन्युफैक्चरिंग को 5 साल के लिए टैक्स फ्री किया। उससे यहाँ पे जो पिछली हुकूमत बहुत दावे करती थी कि मोबाइल फोन बनना शुरू हो गए हैं, वो इसाक डार साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब की 2016-17 की पॉलिसी थी, जो 2019 में तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने बंद कर दिया। आप आज जाके आईटी इंडस्ट्री से पूछें, 2000 वो पॉलिसी जो 2022 तक चलनी थी, जब उसको 19 में बंद किया गया, तो आपकी पूरी जो आईटी इंडस्ट्री है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी असेंबली है, वो इस मुल्क में बैठ गई। वो जो टैक्स में रियायत दी गई थी वो सारी खत्म कर दी गई, जिसका नतीजा जो है वो बहुत मनफी हुआ हमारी आईटी इंडस्ट्री पे। मैं इस पे बाद में आती हूं। 2013 से 18 का हमारा ये सफर था। 18 में जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत आती है तो फैशिज्म का एक नया हमने दौर देखा। हमारी इसी यूथ ने इस मुल्क में जो सियासत देखी वो ये देखी कि किस तरह अपने सियासी मुखालिफ को जेल में डालना है, जलाओ घेराव का पैगाम देना है, किस तरह हमने विंडिक्टिव इंतकामी सियासत करनी है, करप्शन की बात की गई, हजारों इल्जामात लगाए गए, बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, और ये सारा जो है ये एक डिजाइन के तहत किया कि किस तरह इस नौजवान नस्ल की ज़हन नशीनी करनी है, किस तरह इसके जहनों में सियासतदान के लिए नफरत पैदा करनी है, किस तरह इनके जहनों में सियासतदान को मैं इस हद तक कहूंगी कि डीह्यूमनाइज करना है। उसका नतीजे में हमने सोशल मीडिया पे जिस लेवल की बदतमीजी देखी, बदतहजीबी देखी, बदजुबानी देखी, ट्रोलिंग देखी, बड़े छोटे की कोई तमीज नहीं रही, मर्द औरत की में कोई फर्क नहीं देखा। ये सारी चीजें जो हैं ये बाय डिजाइन जो यूथ की आप कह लें कि एक उसकी पूरी की पूरी एक जहन साजी की गई, उसका नतीजा था। और पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे नफरतों में धकेला गया और डिवाइसिव पॉलिटिक्स के थ्रू कोशिश की गई कि हम आज से 20 साल पहले चले जाएं, ना कि हम आगे तरक्की कर सकें। 2018 में यूथ के नारे लगाने वाली सियासी पार्टी मुझे आज एक बात बता दे जो उसने यूथ के लिए की। लैपटॉप प्रोग्राम बंद कर दिया गया, बाकी मुख्तलिफ जो दीगर प्रोग्राम से उनको अपने नए नाम दे के सारे के सारे बात तशहीर तक रह गई, ना कि ऑन ग्राउंड। मुझे कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें यूथ के लिए, कोई यूनिवर्सिटी बता दें, कोई अस्पताल बता दें, कोई सड़क बता दें, कोई मोटरवे बता दें कि इन्होंने यूथ के लिए क्या किया, तो हम मान जाएंगे। अगर किया तो सरकारी खर्चे पे लोगों को नौकरियां दे के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा किया, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, मीडिया कैंपेन्स चलाई, और इस सारे में करते करते इस हद तक पहुंच गए कि आज जो ये रोना रोते हैं, ये अमेरिका खड़े होके टॉर्चर, अपने सियासी मुखालिफों को टॉर्चर करने में फख्र किया करते थे। मैं एसी उतार दूंगा, मैं जेल में डाल दूंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, ये इनके अल्फाज हैं। कितने बजे है? ये अपनी इस सारी चीज में फख्र किया करते थे कि किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है, और फैशिज्म का एक हमने बिल्कुल एक कल्ट तैयार होते देखा, और उस कल्ट का नतीजा ये था कि अपने आप को रेड लाइन डिक्लेयर करना और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। थैंक यू। उसकी मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए जनाब स्पीकर। उसकी कल्मिनेशन ये निकली, वाइंड अप कीजिए प्लीज जी, कि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसको हम 117वें नंबर पे दुनिया में करप्शन इंडेक्स पे छोड़ के गए थे, वो 140 पे पहुंच गया। पाकिस्तान
का वजीर आजम मीडिया प्रेडिटर डिक्लेयर हो गया रिपोर्टर्स अक्रॉस बॉर्डर से, उसका नतीजा ये निकला कि हमारे बच्चों में इतना इंतशार, इतनी नेगेटिविटी फैली, जिसकी तमाम कल्मिनेशन हमने 9 मई को देखी। 9 मई को जो जलाओ घेराव किया गया, जिस तरह मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया गया, ये उस सारे तसलसल का नतीजा था जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, जो पीटीवी पे अटैक हुआ था, जो पीएम हाउस पे अटैक हुआ था 2014 में। ये उसी का तसलसल है कि उसको बढ़ाते बढ़ाते ज़ेन साजी करते करते आज हमारी जो एपेक्स मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस हैं, जिसमें जीएचक्यू है, मुख्तलिफ मुकामात पे कैंट्स हैं, कोर कमांडर हाउसेज हैं, आईएसआई के दफातर हैं, उन पे अटैक कराया गया। हमारे बच्चों की इस कदर जहनसाजी की गई कि उन्होंने सियासी मुखालिफत को जाती मुखालिफत दुश्मनी में बदला और एक बाकायदा कोशिश की गई कि पाकिस्तान की आबादी को उसकी जो रियासत है उसके खिलाफ खड़ा किया जाए। अल्लाह ताला का करना था कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने भी उस वक्त रिस्ट्रेंट शो किया, हुकूमत पाकिस्तान ने भी रिस्ट्रेंट शो किया, और कोई उस तरह का हादसा, हमें जानी हादसा किसी सिविलियन का, किसी बच्चे का उस तरह से सामने ना आया कि ये जो इनका डिजाइन था कि शायद इस मुल्क में खुदा ना खास्ता ये कोई सिविल वॉर करा दे, वो उसको हमने नाकाम बनाया सबने मिलके। अब हमने मैं आखिरी बात ये करूंगी कि अब हमने करना क्या है, इन बच्चों को सीधे रास्ते पे किस तरह लेके आना है, इन बच्चों को उम्मीद किस तरह दिलानी है। सबसे पहली बात मैं खातिब हूं कि इस मुल्क का आइन जरूर पढ़ें। इस मुल्क का आइन जहां इनकी सिविल लिबर्टीज की बात करता है, वहां पे इनकी जिम्मेदारियों की भी बात करता है। पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट टू एक्सप्रेशन, आपकी ये तमाम राइट स्टेट प्रोटेक्ट करती है। मगर जब आप स्टेट की रेड लाइंस क्रॉस करते हैं या बिल्कुल आसान अल्फाज में जब आप कानून तोड़ते हैं, जब आप अग्रेशन करते हैं, जब आप अटैक करते हैं, जब आप डंडे लेके आते हैं, गोलियां बरसाते हैं, जो आपकी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर कानून जो है वो अमल में आता है। तो सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारियों को अपने हकूक के साथ जानें। इस मुल्क के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे ये जो बच्चे हैं हम इनको उम्मीद दिलाएं। और